गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी सोनाली में। जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कशन किए थे। तो ये है क्लास 11 बायोलॉजी। तो जो भी बच्चे कोई भी किसी भी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या तो फिर एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चाहे आप नीट दें या फिर सीयूईटी दे या फिर ओयूटी, किसी भी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे या फिर पीजीटी, उसमें ये यहाँ से आपका भर भर के क्वेश्चन आता है। तो हम लोग आज क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो भी मेरे प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाकर प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन और व्हाट इज लिविंग इसके बारे में डिस्कशन किए थे। आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि ऑलरेडी हम लोग ग्रोथ के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन अगर एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्या ये ग्रोथ की तरह एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है या फिर ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, रिप्रोडक्शन क्या है। वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी का रिप्रोडक्शन एक फंडामेंटल कैरेक्टर है। इट इज डिफाइंड as reproduction of individual of same kind by the grown of individual। तो इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या है, जिसे कि खुद की तरह और एक ऑफस्प्रिंग को या फिर किसी और एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देना जो कि खुद की तरह दिखता हो। ठीक है, और इसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रोड्यूस न्यू यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड। खुद की तरह दिखने वाला एक दूसरा ऑफस्प्रिंग या फिर यंग वन को जन्म देना, इसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन। यह हमें सभी पता है, सबको पता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देर आर टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं कि दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि आपका पहला जो स्ट्रक्चर है उसमें आप देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें कि आपका गैमेट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसका मतलब है एग और स्पर्म दोनों की जरूरत होता है। मेल गैमेट होता है स्पर्म, फीमेल गैमेट होता है एग, और मेल स्पर्म और फीमेल गैमेट का फ्यूजन से जाइगोट बनता है, और इसको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नीड ऑफ गैमेट, जैसे कि हायर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, काउ, टाइगर, फिश, फ्रॉग, स्नेक, इस सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दी है आपको। इसी तरह से आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें कि कोई भी गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लोग लोअर ग्रेड एनिमल ले या फिर ऑर्गेनिज्म ले, जिसमें कि एमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, इसमें किसी भी तरह से कोई भी आपका गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए एक एमीबा है, एमीबा का देखिए ये एक सेल क्या हुआ, ये डिवीजन हुआ। डिवीजन होने के साथ साथ क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर याद रखिए मैं आपको ग्रोथ में एक चीज बोली थी कि लोअर ग्रेड एनिमल्स में या फिर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, उनका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साइमल्टेनियस एक साथ ही चलता है। तो उसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर जो एक एमीबा है, एमीबा क्या हुआ, उसका सेल डिवीजन हुआ। जब ये सेल डिवीजन हुआ तो दो सेल बनने के साथ साथ यहाँ पर दो एमीबा आ गए। तो यहाँ पर देखिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ ही चला, यहाँ पर ग्रोथ भी हुआ, उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन भी हो गया। लेकिन हायर ग्रेड में ऐसा नहीं होता है, ग्रोथ के बाद ही रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, लेकिन वो दोनों एक्सक्लूसिव होते हैं, लेकिन ये दोनों इंक्लूसिव होते हैं। कहाँ पर, एमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, इस तरह से लोअर ग्रेड एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ इंक्लूसिव होते हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल, आपको अभी पता चल गया कि यहाँ पर देखिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ चला, और इसको यहाँ पर ये आसेक्सुअल मोड में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोगों को पता चल गया कि रिप्रोडक्शन एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन यहीं पर अगर दो ये स्ट्रक्चर को, अगर ये दोनों इमेज को देखें, तो सबसे पहला जो इमेज है ये है म्यूल का इमेज है, और दूसरा जो है ये है वर्कर हनी बी। तो ये दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं, नहीं करते। क्यों नहीं करते उसके बारे में हम लोग देखेंगे। रिप्रोडक्शन इज शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट ए फ्यू
which are either sterile और infertile। sterile और infertile क्या होता है? जो जिनका कैपेबिलिटी नहीं होता रिप्रोडक्शन करने के लिए, जिनका कैपेबिलिटी नहीं होता, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, जिनका कैपेबिलिटी नहीं होता रिप्रोडक्शन करने के लिए, या फिर वो लोग अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सकते, उनको बोला जाता है स्टेराइल और इनफर्टाइल। और फर्टाइल किसको बोला जाता है? फर्टाइल जो जिनका कैपेबिलिटी है, जो कि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उनको बोला जाता है फर्टाइल, या फिर उनको बोला जाता है फर्टाइल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर क्या होता है, कैपेबिलिटी नहीं होता, वो लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो हाँ, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर म्यूल, जो कि सबसे पहला वाला आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि जो कि कुछ कुछ हद तक ये घोड़ा जैसा दिख रहा है, लेकिन ये घोड़ा नहीं है। जैसे म्यूल कहाँ से बनता है? जैसे इसका ये एक हाइब्रिड एनिमल्स है। ठीक है, ये एक हाइब्रिड एनिमल्स है जो कि मेल डोंकी और एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग का हाइब्रिड फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी दोनों का जो ऑफस्प्रिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आर्टिफिशियली इन लोगों का क्या होता है, मेल डोंकी का स्पर्म और फीमेल हॉर्स का एग दोनों को लेकर आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, लैबोरेटरी में आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन किया जाता है। करने के बाद वहाँ पर एक हाइब्रिड एनिमल ऑफस्प्रिंग आता है जिसको कि म्यूल बोला जाता है। ठीक है, जो कि पहाड़ी इलाकों में, या फिर इसका क्या उपयोग है, पहाड़ी इलाकों में है, या फिर ऐसे कुछ जगह है जहाँ पर कि म्यूल का क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प लिया जाता है। क्योंकि ये लोग देखिए इनमें घोड़ों का भी कैरेक्टरिस्टिक है, गधे का भी कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये लोग क्या कहते हैं, इसको खच्चर भी बोला जाता है। अगर हम लोग समझे कि उड़िया हिंदी में तो खच्चर भी बोला जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह को सामान का ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये लोग हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसी पर्पज से इसको बना गया है। और अगर एक एग्जांपल देखें, सेकंड एग्जांपल है तो वर्कर हनी बी। देखिए वर्कर हनी बी का काम क्या है, वो क्या होता है, अपना मधुमक्खी का जो छत्ता है उसको वो प्रोटेक्शन देता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फूलों से या फ्लावर से वो क्या होता है, जो हनी है, जो हनी का जो मेन जहाँ से हनी बनता है वहाँ वो कलेक्ट करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, और भी नर्सिंग का काम, जो न्यूबॉर्न जो होता है ना, यंग हनी बी, उन लोगों को प्रोटेक्शन भी देते हैं, उनका नर्सिंग भी करते हैं। तो ये सारा काम करते हैं, लेकिन वो लोग कभी रिप्रोडक्शन नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर वर्कर हनी बी का भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। और भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपुल। आप लोगों के आसपास में इस तरह से कुछ ह्यूमन कपुल को देखे होंगे जो कि शादीशुदा है, लेकिन बहुत सालों तक उनका कोई बच्चा नहीं होता, या फिर वो लोग फर्टाइल नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल है जो कि ऑर्गेनिज्म है, या फिर इनका वो लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिर भी वो लोग फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, वो लोग फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन कैन बी रिगार्डेड एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं नॉट एक्सक्लूडिंग डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। इसको हम लोग एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बोलकर नहीं बोल सकते। जैसे कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसी तरह से रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अगर हर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग कैरेक्टर होता तो हर ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रिप्रोडक्शन कर सकता था। लेकिन ये हमें पता चला कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो ये पता चल गया हमें। नेक्स्ट अगर देखें तो मेटाबॉलिज्म, अब ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, मेटाबॉलिज्म भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए द सम मेटाबॉलिज्म क्या है सबसे, तो पिछली क्लास में मैं आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ा बहुत बोली थी। तो आज देखिए मेटाबॉलिज्म क्या है, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर, वो सभी को मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म, जिसमें से कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद वहाँ से सिंप्लीफाई होकर हमें एनर्जी मिलता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ
जो एमिनो एसिड वो भी मिलता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होता है वो सभी को मिला के मेटाबॉलिज्म होता है। तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक है अनाबॉलिज्म, दूसरा है काटाबॉलिज्म। देखिए अनाबॉलिज्म क्या है, अनाबॉलिज्म क्या है? The metabolic process which involve the synthesis of molecule are called metabolism। जैसे कि आप प्रोटीन या फिर एमिनो एसिड ये सब सिंथेसाइज या फिर बनता है यहाँ पर, ठीक है। बनना मतलब अनाबॉलिज्म, ठीक है, बनना मतलब अनाबॉलिज्म। वहीं पर अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर ब्रेक डाउन हो जाए या फिर टूट जाए उसको हम लोग बोलते हैं काटाबॉलिज्म। अनाबॉलिज्म काटाबॉलिज्म दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है, ऑपोजिट होते हैं। अनाबॉलिज्म जहाँ पर क्या करता है, बनना शुरू करता है, क्या बनता है यहाँ पर, सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड ये सब बनता है, ठीक है। वहीं पर काटाबॉलिज्म क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल आर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर आर नोन एज काटाबॉलिज्म। यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल जो कि स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं या फिर ब्रेक डाउन होते हैं। एग्जाम्पल है शुगर broken down into molecules of water and carbon dioxide and liberate energy that is ATP। यहाँ पर क्या होता है, जब शुगर C6H12O6 आपको पता है, शुगर C6H12O6, ठीक है, या फिर हम लोग ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। जब ब्रेक डाउन करता है तो वहाँ से क्या होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये आप क्लास 10 में ऑलरेडी इसको आप देख चुके हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है वहाँ पर हमें वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और इसके साथ साथ एनर्जी भी यहाँ पर रिलीज होता है। तो ये काटाबॉलिज्म का एक प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हुआ। अनाबॉलिज्म में भी बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हुआ जिससे कि प्रोटीन और एमिनो एसिड मिला। वहीं पर जब काटाबॉलिज्म हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला और एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुआ। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये सभी प्रोसेस को मिला के मेटाबॉलिज्म बोला जाता है, ठीक है। तो ये देखिए मेटाबॉलिज्म का अगर देखें तो स्ट्रक्चर देखें अगर, तो एनर्जी डिलीवरिंग न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इससे सभी एनर्जी मिलता है। जो कि काटाबॉलिज्म हुआ, काटाबॉलिज्म होने के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एमिनो जो भी बना, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या हुआ, एडीपी व एडिनो डाइफॉस्फेट्स में एक फॉस्फेट इंक्लूड होके ट्राइफॉस्फेट एटीपी मिला। इसका मतलब है एनर्जी रिलीज हुआ। वहीं पर अगर हम लोग देखें अनाबॉलिज्म में क्या हुआ, एमिनो एसिड हो या फिर शुगर हो या फैटी एसिड, नाइट्रोजनस बेस, ये सभी ब्रोकन डाउन हो गए। ब्रोकन डाउन होने के बाद यहाँ पर क्या मिलता है, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब रिलीज होते हैं। जहाँ पर से क्या होता है, फिर से एटीपी से एडीपी बनता है, ठीक है। तो ये दोनों है मेटाबॉलिज्म का जो कि एक प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डू नॉट शो मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता। हम लोग यहाँ पर एक तो चीज पता लगा कि ये देखिए जैसे ग्रोथ में क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी अंदर हुआ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हुआ। तो दोनों को देखने के बाद हमें इतना तो पता चल गया कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। वहीं पर अगर रिप्रोडक्शन को हम लोग देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता है। ऐसे कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर के रिप्रोडक्शन नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ठुकरा दें कि ये भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हम मेटाबॉलिज्म को देखें तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के तो अंदर होता है लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता। लेकिन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म दिखाई देता है, चाहे वो प्लांट्स हो, लोअर ग्रेड एनिमल्स हो, हायर ग्रेड एनिमल्स हो या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, हर किसी के अंदर मेटाबॉलिज्म दिखाई देता है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म कैन बी रिगार्डेड एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये एक डिफाइनिंग फीचर है। तो अभी तक तो पता चला ग्रोथ नहीं है कि रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है। तो ये रहा आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में और कुछ
कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बोलूँगी, जहाँ से कि नीट में हर साल आपका क्वेश्चन आता है, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका जरूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो आज के लिए इतना ही, रहती हूँ, बाय।